सोचिए, अगर देश के सबसे बड़े अस्पताल, जहां लाखों मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हों, वो गर्मियों में अचानक 1.5 महीने के लिए ताला लगाकर छुट्टी पर चले जाएं। मतलब सुनने में किसी भयानक सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में ना, जहां करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला होना है, वहां न्यायपालिका हर साल कुछ ऐसा ही करती है। और अगर ध्यान दे तो यूपीएससी की तैयारी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, कई एस्पिरेंट्स बिना सोचे समझे पढ़ाई में लंबे ब्रेक ले लेते हैं। सही बात है। या फिर लेक्चर्स तो खोल लेते हैं, लेकिन अटेंशन कहीं और होता है। और यही अनुशासन की कमी ना आगे जाकर सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा गैप बना देती है। और ये एक ऐसा गैप है जिसकी कीमत मुख्य परीक्षा में एक एक नंबर से चुकानी पड़ती है। जब कॉन्सेप्ट्स की गहराई समझ नहीं आती तो उत्तर बिल्कुल हवा हवाई लगने लगते हैं। तो इसी बिखराव को रोकने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि न्यूज़पेपर एनालिसिस या एडिटोरियल की समझ और स्टैटिक सब्जेक्ट्स को एक अनुशासित फ्लो में कवर करें, उनके लिए सुन लो यूपीएससी की चैनल मेंबरशिप एक बेहतरीन टूल है। बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट का पर्पस ही यही है कि तैयारी बिखरी हुई ना रहे, हाँ, बल्कि पूरी तरह से फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बन जाए। राइट। और जब कंटेंट सही दिशा में मिलता है ना, तो समय बचता है। वैसे समय की बात करें तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यूपीएससी सीएसई 2027 के लिए अब लिमिटेड टाइम बचा है। हर एक दिन का सदुपयोग करना होगा हमें। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस विशेष विश्लेषण का मिशन भी यही है कि हम पॉलिटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी के कुछ बहुत ही जटिल मुद्दों की गहराई में जाएं। मतलब हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों और कैसे हुआ। राइट। चलिए, सबसे पहले न्यायपालिका की उसी लंबी छुट्टी वाली गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे पास द हिंदू का एक बहुत ही दिलचस्प एडिटोरियल है। एडिटोरियल टाइटल, Therefore Indians wait when the courts take a break. न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। तो देखिए, गर्मियों की छुट्टियां या जो समर वेकेशंस का ये मुद्दा है, ये भारतीय न्याय प्रणाली में एक बहुत ही पुरानी और तीखी बहस का हिस्सा रहा है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हम अक्सर जजों की आलोचना तो कर देते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जज दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले जजों में से हैं? मतलब जब वे दिन रात इतने दबाव में काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें एक ब्रेक का हक नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, समस्या जजों के काम करने की नीयत या उनके आराम से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जज वाकई बहुत भारी दबाव में काम करते हैं। असली समस्या पूरे सिस्टम के एक साथ रुक जाने या शटडाउन हो जाने की है। हाँ, पूरा सिस्टम ही रुक जाता है। बिल्कुल। जब अदालतें 6 से 7 हफ्ते के लिए बंद होती हैं, तो निचली अदालतों में जो लंबित 3.4 करोड़ और उच्च न्यायालयों के 60 लाख से अधिक मामले हैं ना, बाप रे, 60 लाख! हाँ, वो एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं। तो क्या वेकेशन बेंच इसका समाधान नहीं है? मतलब हम तो अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि छुट्टियों में वेकेशन बेंच काम कर रही है। वो सिर्फ बहुत ही चुनिंदा मामलों के लिए होती है, जैसे किसी की फांसी की सजा पर रोक लगानी हो या अचानक बेदखली का कोई मामला आ जाए। हाँ। जो लाखों सामान्य दीवानी या फौजदारी मामले हैं, उनके लिए तो दरवाजे बंद ही रहते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि ये समर वेकेशन की प्रथा हमारी अपनी है ही नहीं। अच्छा। ये औपनिवेशिक काल का, मतलब कॉलोनियल एरा का एक हैंगओवर है। मतलब अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था चल रही है अभी भी। बिल्कुल। उस समय अंग्रेज जजों को ना भारत की भयंकर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। एसीज तो होते नहीं थे। हाँ, वो तो है। या फिर वे पहाड़ों का रुख करते थे। आज के वातानुकूलित कोर्ट रूम्स और इतनी आधुनिक सुविधाओं के बीच इस प्रथा को उसी रूप में जारी रखना तार्किक नहीं लगता। तो फिर इसका व्यावहारिक समाधान क्या हो सकता है? मतलब जजों को छुट्टियां भी मिलें और काम भी न रुके। समाधान बहुत सीधा है। संस्थागत छुट्टी की जगह व्यक्तिगत रोटेशनल छुट्टियां कर दी जाए, जैसे बाकी जगह होता है। हाँ, जैसे पुलिस, अस्पताल या किसी भी अन्य सरकारी विभाग में होता है। जज अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से छुट्टी लें, लेकिन अदालत का कामकाज पूरे साल बिना रुके चलता रहे। राइट। तो जब हम मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 में जुडिशरी के रिफॉर्म्स पढ़ते हैं ना, तो हमें सिर्फ जजों की संख्या बढ़ाने पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि काम करने के इस कॉलोनियल तरीके को बदलने पर भी चर्चा करनी चाहिए। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। अब अदालतों की इस शीर्ष संरचना और उनके काम करने के तरीके से निकलकर जरा शासन की सबसे निचली सीढ़ी पर आते हैं।
जम्मू और कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDCs को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बहस चल रही है। हाँ, शासन के ढांचे को समझने के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल। खासकर तब जब JNK में लंबे समय तक विधानसभा निलंबित रही है। तो ऐसे परिदृश्य में जब राज्य सरकार का ढांचा मौजूद नहीं था, तो क्या इन DDCs ने स्थानीय स्तर पर वो खाली जगह भरी? देखिए, इस सवाल का जवाब 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना में छिपा है। DDCs का गठन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए किया गया था। मकसद ये था कि जिले के विकास का फैसला वहां के चुने हुए लोग लें, ना कि ऊपर बैठा कोई अफसर। विधानसभा की अनुपस्थिति में इन्होंने एक तरह से प्रतिनिधि शासन का भ्रम जरूर पैदा किया, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई कुछ और है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों के पास फैसले लेने की ताकत नहीं है? यहीं पर गवर्नेंस का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जो आलोचक हैं और खुद जो DDC सदस्य हैं, उनका कहना है कि ये परिषदें पूरी तरह से नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंसी हुई हैं। अच्छा। फैसले अफसर लेते हैं, फंड्स को अधिकारी कंट्रोल करते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ रबर स्टैम्प बनकर रह गए हैं। ये तो ऐसा हो गया है जैसे क्लास के मॉनिटर को प्रिंसिपल की कुर्सी पे बिठा दिया हो, लेकिन फैसले अभी भी मैनेजमेंट ही ले रहा हो। बहुत ही शानदार उपमा दी है आपने। और यहीं से GS पेपर 2 का डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स का टॉपिक जुड़ जाता है। स्थानीय निकाय कभी भी एक चुनी हुई राज्य सरकार का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकते। वे एक बड़े लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है, न कि उसका रिप्लेसमेंट। ये बहुत स्पष्ट करता है कि असली सत्ता कागजों पर नहीं, बल्कि अधिकार और फंड्स के असल ट्रांसफर में होती है। बिल्कुल। और कागजों की बात निकली है, तो चलिए एक ऐसे मुद्दे पर चलते हैं जहां एक कागज का टुकड़ा आपकी पूरी पहचान और अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही कड़ा एडिटोरियल है। एडिटोरियल टाइटल, स्टेट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज इट्स ओन पीपल, दिस इज नाइलिज्म, नो वे टू गवर्न। न्यूज़पेपर नेम द इंडियन एक्सप्रेस। यह लेख शासन व्यवस्था की उस अमानवीय प्रक्रिया पर गहरी चोट करता है जिसे हम प्रशासनिक उदासीनता कहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। आज के इस डिजिटल युग में जहाँ लगभग हर किसी के पास आधार कार्ड है, हाँ, हम पहचान के संकट की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर मेरे पास आधार है तो क्या मैं इस देश का नागरिक साबित नहीं हो जाता? यही तो वो सबसे बड़ा भ्रम है जो समाज में फैला हुआ है। अच्छा। देखिए, आधार कार्ड सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय पहचान का प्रमाण है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसका नाम उस कार्ड पर लिखा है। ये किसी भी तरह से आपकी नागरिकता यानी सिटीजनशिप या आपकी जन्म तिथि का कानूनी प्रमाण नहीं है। तो कानूनी प्रमाण क्या है फिर? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। ओके। लेकिन असली त्रासदी ये है कि इस कानून के दशकों बाद भी लाखों भारतीयों, खासकर जो आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदाय है ना, हाँ, उनके पास उचित दस्तावेज है ही नहीं। और जब उनके पास ये दस्तावेज नहीं होते तो राज्य उनके साथ क्या सुलूक करता है? राज्य एक तरह से ये मान लेता है कि वे एग्जिस्ट ही नहीं करते। What? हाँ, लेख में इसे निहिलिज्म या शून्यवाद कहा गया है। ये शासन का एक ऐसा भयानक रूप है जहां राज्य अपने ही नागरिकों को ये कहकर बुनियादी अधिकारों या पेंशन से वंचित कर देता है कि चूंकि तुम्हारे पास कागज नहीं है, इसलिए सिस्टम की नजरों में तुम हो ही नहीं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब आप इंसान हैं, देश में रह रहे हैं, लेकिन एक सरकारी मोहर की कमी आपको पूरी तरह से अदृश्य बना देती है। बिल्कुल। GS पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में अक्सर हम योजनाओं की सफलता की बात करते हैं, राइट? लेकिन हमें इस प्रशासनिक शून्यवाद पर भी ध्यान देना चाहिए जहां नीतियां जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटी हुई होती हैं। और जब सरकारें जमीनी हकीकत से कट जाती है ना, तो उसका असर सिर्फ नागरिकों पर नहीं बल्कि सरकारी खजाने पर भी पड़ता है। अब देखिए ना, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपनी प्रमुख लाड़की बहन योजना से 92 लाख लाभार्थियों के नाम रातों रात हटा दिए। हाँ, यह गवर्नेंस और इकोनॉमी का एक बहुत ही क्लासिक लीकेज का मामला है। मतलब 92 लाख नाम कटना कोई छोटी बात तो है नहीं। क्या सरकार ने पहले बिना सोचे समझे फॉर्म भरवा लिए थे, या फिर ये कोई तकनीकी खराबी है?
इसे समझने के लिए हमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स की अवधारणा को गहराई से देखना होगा। ओके। इंक्लूजन एरर का मतलब है कि योजना का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच जाना जो उसका हकदार ही नहीं है। इस योजना की जब स्क्रूटनी हुई तो पता चला कि महिलाओं की योजना में धड़ल्ले से पुरुषों ने आवेदन कर दिए थे। ये तो वही बात हो गई कि गरीबों के लिए वीआईपी पास छपे हों, लेकिन चेकिंग मशीन खराब होने की वजह से सारे अमीर लोग टेंट में घुस जाएं और खाना खाने लगे। बिल्कुल सही पकड़े आप। एक ही परिवार से कई कई महिलाओं के आवेदन आ गए, जबकि नियम केवल एक के लिए था। बाप रे। और सबसे चौंकाने वाली बात थी ई-केवाईसी का पूरा न होना। हाँ, ई-केवाईसी तो मैंडेटरी होता है ना। हाँ, लेकिन कई बिचौलियों ने फर्जी आधार और बैंक अकाउंट लिंक करके पैसे हड़पने की कोशिश की। तो एक तरफ हम पिछले लेख में देख रहे थे कि कैसे कागज ना होने पर सही लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, जिसे हम एक्सक्लूजन एरर कहेंगे। हाँ। और यहाँ फर्जी कागज बनाकर गलत लोग सिस्टम में घुस रहे हैं, जो कि इंक्लूजन एरर है। यही जीएस पेपर 2 और 3 का कोर कॉन्सेप्ट है, तकनीक का सही और गलत इस्तेमाल। राइट। ई-केवाईसी को लीकेज रोकने के लिए ही लाया गया था, लेकिन अगर उसका वेरिफिकेशन ही ठीक से ना हो तो वो खुद लीकेज का हथियार बन जाता है। बिल्कुल। सरकार द्वारा इन नामों को काटना दरअसल उस राजकोषीय घाटे को रोकने का एक बड़ा कदम है। और जब कल्याणकारी योजनाओं और राजकोषीय घाटे की बात होती है तो ये सीधा सीधा देश की आबादी से जुड़ जाता है। बिल्कुल। जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ा सरकारी खर्च। और आबादी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में एक बेहतरीन लेख आया है। एडिटोरियल टाइटल, पॉपुलेशन स्पेक्टर्स डू हार्म, मैनेजिंग डेमोग्राफिक चेंज इज द चैलेंज। न्यूज़पेपर नेम द इंडियन एक्सप्रेस। हमारे देश में अक्सर जनसंख्या को लेकर एक खौफ का माहौल बनाया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटने वाला हो। हाँ, मैं खुद कई बार सोचता हूँ कि जब हम शहरों में लोकल ट्रेन या ट्रैफिक देखते हैं ना, तो लगता है कि जगह ही नहीं बची है। क्या जनसंख्या विस्फोट का ये डर पूरी तरह से बेबुनियाद है? देखिए, शहरों में जो भीड़ हम देखते हैं वो मुख्य रूप से माइग्रेशन या प्रवास का नतीजा है। अच्छा। न कि अचानक बढ़ती प्रजनन दर का। अगर हम डेटा को देखें तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। भारत का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट अब गिरकर 2.0 पर आ गया है। मैं एस्पिरेंट्स के लिए स्पष्ट कर दूं, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, राइट? बिल्कुल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है कि एक पीढ़ी खुद को पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए औसतन प्रति महिला 2.1 बच्चों को जन्म दें। हम उससे भी नीचे जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत की आबादी अब विस्फोट नहीं कर रही है, बल्कि स्थिर हो रही है और भविष्य में ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आबादी कम हो रही है तो फिर हमें डरना किस बात से चाहिए? हमारी असली चुनौती ये नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। चुनौती ये है कि जो लोग हैं उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत तेजी से बदल रहा है। वो कैसे? हम बहुत तेजी से एक बुजुर्ग होती आबादी यानी एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब काम करने वाले कम होंगे और पेंशन या स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर बुजुर्ग ज्यादा होंगे। सटीक बात। और जो काम करने वाले युवा हैं उनमें कौशल या स्किल की भारी कमी है। इसके अलावा महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बहुत कम है। तो अगर हम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के नजरिए से सोचें, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के पुराने विचारों से बाहर निकलकर मानव संसाधन प्रबंधन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। ये सच में एक पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब आबादी को बोझ की तरह देखने के बजाय एक बदलती हुई वास्तविकता की तरह देखना होगा। बिल्कुल। अब चाहे आबादी युवा हो या बुजुर्ग, उन्हें जिंदा रहने के लिए संसाधनों की जरूरत तो पड़ेगी ही। और सबसे अहम संसाधन है पानी। इस पर इंडियन एक्सप्रेस का एक और एडिटोरियल है। एडिटोरियल टाइटल, प्राइस ऑफ वाटर इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स बट जस्टिस। न्यूज़पेपर नेम, द इंडियन एक्सप्रेस। को लेकर भारत में हमेशा से एक भावुक राजनीति होती रही है। पानी को प्रकृति का मुफ्त उपहार मानकर अक्सर राजनीति चमकाई जाती है। मैं यहाँ फिर एक सवाल उठाऊंगा। पानी तो जीवन का मूल अधिकार है ना? हाँ। अगर सरकारें पानी पर मीटर लगाने लगें या टैरिफ बढ़ा दें, तो क्या ये सीधा सीधा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की जेब पर डाका डालना नहीं होगा? ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र के पन्ने पलटे तो हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। पानी को मुफ्त रखना दरअसल गरीबों के खिलाफ काम करता है। इसे नॉन रेवेन्यू वाटर के तंत्र से समझिए। ये नॉन रेवेन्यू वाटर क्या भला है? देखिए, ये वो पानी है जिसे ट्रीटमेंट प्लांट में साफ तो किया जाता है, लेकिन जब वो पाइप लाइनों में दौड़ता है तो या तो लीकेज में बह जाता है या फिर अवैध मोटरों के जरिए चोरी हो जाता है। इसका कोई बिल जनरेट नहीं होता। अब सोचिए, बड़े बड़े बंगलों और आलीशान सोसाइटियों में लोग इसी सब्सिडी वाले या मुफ्त पानी से अपनी गाड़ियां धो रहे हैं और बड़ी बड़ी टंकियां भर रहे हैं। और जल बोर्ड को इस पानी का कोई पैसा नहीं मिल रहा।
बिल्कुल। और जब जल बोर्ड कंगाल हो जाते हैं तो उनके पास झुग्गी बस्तियों या हाशिए पर रहने वाले इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाने का पैसा नहीं बचता। हाँ, नतीजतन गरीब आदमी को प्राइवेट पानी के टैंकरों से कई गुना महंगी कीमत पर पानी खरीदना पड़ता है। तो मतलब मुफ्त पानी की कीमत असल में गरीब चुका रहा है। 100%। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पानी की सही कीमत तय करना सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि आर्थिक न्याय है। बहुत सही बात है। इसके अलावा जो ग्रे वाटर यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी है, उसके ट्रीटमेंट की लागत भी पानी के बिल में शामिल होनी चाहिए। हाँ, जो जितना इस्तेमाल करेगा वो उतना भुगतान करेगा। इससे जल बोर्ड मजबूत होंगे और गरीबों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और जल बोर्ड के कंगाल होने की बात की। जब राज्य सरकारों या उनके बोर्ड्स के पास पैसा ही नहीं होता तो वे कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। यहीं पर हमारी अर्थव्यवस्था की अगली खबर आती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स ऋण में 200% की भारी वृद्धि की है, जो अब 756 करोड़ रुपए हो गया है। ये राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म का एक बहुत ही दिलचस्प कदम है। इस पर आगे बढ़ने से पहले ना मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का फर्क साफ कर लेना चाहिए। बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं। अगर आप उन रुपयों से पिज्जा मंगाकर खा लेते हैं तो वो ओपेक्स यानी परिचालन व्यय है। पैसा खर्च हुआ, मजा आया, लेकिन बात खत्म। और अगर मैं उन 1000 रुपयों से पिज्जा बनाने वाला अवन खरीद लूं तो वो कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय है। राइट। जब वेतन, पेंशन या मुफ्त की रेवड़ियों पर पैसा खर्च करती है तो वो ओपेक्स है। लेकिन जब वो पुल, सड़कें, स्कूल या पानी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाती हैं तो वो कैपेक्स है, जो लंबे समय तक रोजगार और विकास पैदा करता है। बिल्कुल। तो दिल्ली को मिला ये लोन किस योजना का हिस्सा है? ये SSCI योजना यानी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत दिया गया है। ओके। 50 साल का ब्याज मुफ्त लोन देने के पीछे केंद्र सरकार की रणनीति ये है कि राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो आदत है ना, उससे दूर किया जाए। ओपेक्स से दूर किया जाए। हाँ, और उन्हें ठोस बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए। GS पेपर 3 में गवर्नमेंट बजटिंग को समझने के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। अब राज्यों के इस बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर जरा देश की तिजोरी की तरफ चलते हैं, यानी विदेशी मुद्रा भंडार की तरफ। यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ RBI ने LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भारतीयों को $2.5 लाख बाहर भेजने की सीमा बरकरार रखी है। हाँ। दूसरी तरफ हमारी वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करके सख्त निर्देश दिए हैं कि विदेशी मुद्रा जमा यानी NRI डिपॉजिट्स को हर हाल में बढ़ाएं। देखने में ये वाकई ऐसा लगता है जैसे दायां हाथ बाएं हाथ से लड़ रहा हो। वही तो। लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही नपातुला मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट है। बैलेंसिंग एक्ट कैसे? मतलब अगर सरकार को देश में डॉलर चाहिए तो वो LRS के तहत लोगों को $2.5 लाख बाहर ले जाने ही क्यों दे रही है? क्योंकि देखिए, अगर सरकार रातों रात पैसा बाहर ले जाने पर रोक लगा देगी तो दुनिया भर में ये संदेश जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किल में है और हम पूंजी नियंत्रण यानी कैपिटल कंट्रोल्स कर रहे हैं। ओहो। LRS से मध्यम वर्ग को फायदा होता है। बच्चे विदेश में पढ़ पाते हैं, लोग इलाज करा पाते हैं। ये ना अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास का प्रतीक है। मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर बैंक प्रमुखों पर NRI डिपॉजिट्स लाने का इतना दबाव क्यों? क्योंकि डेटा कुछ चिंताजनक संकेत दे रहा है। FCNRB यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक खातों में जो विदेशी मुद्रा जमा थी वो $21 बिलियन से लुढ़क कर $17 बिलियन हो गई है। अरे बाप रे। हाँ, जब LRS या आयात के जरिए देश से डॉलर लगातार बाहर जा रहा है तो उस डॉलर के आउटफ्लो को बैलेंस करने के लिए इनफ्लो भी तो चाहिए। अच्छा, ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहे। बिल्कुल। अगर डॉलर देश से बाहर ज्यादा जाएंगे और अंदर कम आएंगे तो डॉलर की कमी हो जाएगी। इससे भारतीय रुपया कमजोर पड़ने लगेगा और अगर रुपया कमजोर हुआ तो हमारा आयात, खासकर कच्चा तेल, बहुत महंगा हो जाएगा। सही बात है। इसलिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि NRIs भारत के बैंकों में डॉलर जमा करें ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर रहे। सच में आज की चर्चा में पॉलिटी से लेकर इकोनॉमी तक हर चीज एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई दिखी। और मुझे लगता है कि इन सब में एक कॉमन धागा है, कागजों पर नीतियां बनाने
और जमीन पर उनके असर के बीच का फासला। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को हम एक सवाल पर छोड़ते हैं। आज हमने कागजों की अहमियत और उनके अभाव से होने वाले निहिलिज्म की बात की, लाड़की बहन योजना की लीकेज देखी और कैपेक्स बनाम ओपेक्स की अर्थव्यवस्था को समझा। राइट। अब आप लोग इस बारे में गहराई से सोचिए। क्या हमारे देश में नीतियां सिर्फ इसलिए विफल होती हैं क्योंकि उनके पास धन या कैपेक्स की कमी है, या इसलिए क्योंकि हमारा राज्य रूपी सिस्टम ये पहचानने में ही विफल रहता है कि जमीनी स्तर पर असली लाभार्थी कौन है और भूतिया लाभार्थी कौन? ये एक ऐसा विचार है जो मुख्य परीक्षा के पेपर 2 और 3 के उत्तरों में एक शानदार निष्कर्ष बन सकता है। बिल्कुल। तो अपनी तैयारी को लेके अनुशासित रहिए, भटकाव से बचिए और अगले चर्चा सत्र के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। क्या कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया का अगला बड़ा टेक वॉर किसी मिसाइल पर नहीं बल्कि उस गैस पर लड़ा जाएगा जो हम गुब्बारों में भरते हैं? मेरा मतलब है हीलियम। हाँ, और वो अंतरिक्ष में विशाल शीशे लगाकर रात को दिन बनाने वाली बात भी तो है। एग्जैक्टली। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की इन सब चीजों की हिडन कॉस्ट्स को डिकोड करेंगे। हमारे उम्मीदवारों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के सोर्सेस से सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ इस पर गहराई से बात करेंगे। क्योंकि देखिए, चाहे ईरान अमेरिका का तनाव हो या एआई का खुद अपनी कोडिंग करना, ये सब आपस में बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। राइट। तो चलिए शुरुआत मिडिल ईस्ट की उलझी हुई गुत्थी से करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर जो खबर है, मतलब वो अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक और उसके जवाब में ईरान की गल्फ देशों को चेतावनी। हाँ, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। जी। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बीच एक भारतीय नाविक के लापता होने की भी खबर है। ये तो काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। देखिए, ये घटना कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर एक टाइम बॉम्ब की तरह है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट्स में से एक है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 20 से 30% हिस्सा। बाप रे, इतना बड़ा हिस्सा? हाँ, वो हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। तो अगर ईरान इसे ब्लॉक करता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है, तो ये सीधे तौर पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा पर एक बड़ा प्रहार होगा। लेकिन एक मिनट, क्या भारत यहाँ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल नहीं कर सकता? हमारे तो दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं ना। हम अमेरिका के भी पार्टनर हैं और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट चला रहे हैं। यही तो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की सबसे कठिन परीक्षा होती है। सिद्धांत रूप में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब सीधे युद्ध की स्थिति हो, एग्जैक्टली, तब दोनों नावों में पैर रखना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान पर कड़ा दबाव बनाए, जबकि ईरान हमारे सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी विजन की एक अहम धुरी है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचाना है और नागरिकों की सुरक्षा भी देखनी है। समझ गया। इसी मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स की एक और परत आज के न्यूज़पेपर में है। एडिटोरियल टाइटल, द मेकिंग ऑफ इजराइल्स रिट्रीट इनटू आइसोलेशन। न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। अच्छा, ये एडिटोरियल काफी दिलचस्प है। हाँ, इसमें दावा है कि इजराइल वापस आइसोलेशन यानी अलगाव की ओर जा रहा है। पर मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। कुछ समय पहले ही तो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, जहां क्षेत्रीय एकीकरण या रीजनल इंटीग्रेशन हो रहा था। तो अचानक ये आइसोलेशन कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण गाजा युद्ध और वहां हुई अंधाधुंध सैन्य कार्रवाइयां हैं। इस एडिटोरियल का तर्क है कि जिस पैमाने पर तबाही हुई है, उसने इजराइल के लिए एक गहरा नैतिक संकट खड़ा कर दिया है। मतलब अरब देश पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल। जिन अरब देशों ने रिश्ते जोड़े थे, जैसे यूएई या बहरीन, अब उन पर अपने घरेलू नागरिकों का भारी दबाव है। वो खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। पर क्या ये अलगाव वाकई में इतना बड़ा है? मतलब अरब देश भले ही दूर जा रहे हों, लेकिन इजराइल को अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से तो अभी भी हथियारों की सप्लाई मिल ही रही है ना? ये काफी सटीक सवाल है। हथियार मिल रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के भीतर भी अब भारी राजनीतिक विभाजन दिखने लगा है। हाँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में ही देख लीजिए, कितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राइट। तो ये मुख्य रूप से सॉफ्ट पावर का अलगाव है और इसका सीधा असर भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी पर पड़ता है। भारत हमेशा
डी-हाइफनेशन की नीति अपनाता आया है। यानी इजराइल और फिलिस्तीन को अलग-अलग चश्मे से देखना। जी, लेकिन अगर इजराइल कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ता है तो भारत के लिए I2U2 जैसे फोरम्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो हुई कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कीमत। लेकिन महत्वाकांक्षाएं सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। द हिंदू के टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में एक चौंकाने वाली खबर है। चीन ने हीलियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये काफी बड़ा कदम है चीन का। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी शहर की सबसे बड़ी बेकरी अचानक दूसरों को आटा देने से मना कर दे। क्या हीलियम सच में आधुनिक तकनीक का आटा है? ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। हम आमतौर पर हीलियम को सिर्फ गुब्बारों वाली गैस समझते हैं, लेकिन विज्ञान में हीलियम एक इनर्ट गैस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट पूरे यूनिवर्स में सबसे कम है, लगभग -268 डिग्री सेल्सियस। ओहो, मतलब ये सुपर कूलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। एग्जैक्टली। MRI मशीनों के सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हों, स्पेस रॉकेट्स के फ्यूल टैंक हों, या फिर सबसे अहम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो चीन ने इसे बैन करके सीधे टेक वॉर का बिगुल बजा दिया है। इसे सप्लाई चेन वेपनाइजेशन कहते हैं। मजेदार बात यह है कि चीन सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, अमेरिका और कतर उससे आगे हैं। अच्छा, तो फिर वो एक्सपोर्ट बैन क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो खुद सेमीकंडक्टर और स्पेस तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है, इसलिए वो अपने पास मौजूद गैसों की होर्डिंग कर रहा है। मकसद साफ है, पश्चिमी देशों और भारत जैसी उभरती शक्तियों की मैन्युफैक्चरिंग रफ्तार को धीमा करना। वाह, संसाधनों को कंट्रोल करके दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश। चलिए अब इस जियोपॉलिटिकल कंट्रोल से आगे बढ़ते हैं सीधे साइंस एंड टेक के मोर्चे पर। द हिंदू में ओपन AI और एंथ्रोपी की नई रेस की खबर है। हाँ, GPT 5.6 और फेबल क्लास मॉडल्स की रेस। राइट, पर मुझे ये समझना है कि इसमें नया क्या है। क्या ये पहले से ज्यादा समझदार होकर सिर्फ बेहतर निबंध लिख रहे हैं? नहीं, निबंध लिखने का दौर बहुत पीछे छूट गया। अब पूरा फोकस W बेंच पर है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क है। मतलब AI का अपना कोडिंग टेस्ट? बिल्कुल। ये टेस्ट AI को असली दुनिया की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स देता है। और ये नए मॉडल्स सिर्फ नया कोड नहीं लिख रहे, ये ऑटोनॉमस ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं। वेट, मतलब अगर सिस्टम में कोई बग है तो AI खुद उस कोड को पढ़ेगा और फिक्स करेगा? हाँ, और खुद टेस्ट रन करके कंफर्म भी करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। बाप रे, AI अब अपना डॉक्टर खुद बन रहा है। ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए थोड़ा डरावना है। खैर, धरती पर AI होशियार हो रहा है और ऊपर अंतरिक्ष में हम एक अलग दुनिया बसा रहे हैं। अंतरिक्ष से जुड़ी दो अहम खबरें हैं आज। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू साइंस में। पहली तो अच्छी खबर है कि इसरो के गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल टेस्ट पूरे हो रहे हैं। जी, ये प्रीलिम्स के लिए काफी अहम फैक्ट है। लेकिन दूसरी खबर, एरेंडल 1, इसने मुझे हैरान कर दिया। अंतरिक्ष में एक विशाल शीशा जो रात में भी धरती पर सूरज की रोशनी फेंकेगा। ये कैसे काम करेगा? ये प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल नाम की कंपनी का है। इनका प्लान सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में बड़े रिफ्लेक्टर्स लगाने का है। ये इस तरह सेट होंगे कि जब धरती के किसी हिस्से पर रात हो रही हो तब भी वो शीशे सूरज की रोशनी कैच करके जमीन के सोलर फार्म्स पर फोकस कर सकें। एग्जैक्टली। मकसद है 2400 घंटे सोलर एनर्जी पैदा करना। पर क्या ये प्रकृति के चक्र के साथ सीधा खिलवाड़ नहीं है? मतलब रात को रात क्यों नहीं रहने दिया जा सकता? मुझे तो इसमें भारी गड़बड़ लग रही है। यही क्रिटिकल सोच UPSC उम्मीदवारों को डेवलप करनी है। क्या ये वरदान है या अभिशाप? रिन्यूएबल एनर्जी बिना रुके मिलेगी, ये तो फायदा है, लेकिन नुकसान? स्पेस डेब्रिस की समस्या तो होगी ही। स्पेस डेब्रिस तो है ही, पर सबसे बड़ा नुकसान इकोसिस्टम और खगोल शास्त्रियों को है। रात के आसमान में लाइट पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि जमीन से तारों को स्टडी करना नामुमकिन हो सकता है। और पक्षियों जानवरों की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम भी तो पूरी तरह बिगड़ जाएगी। सही कहा। हम एक ऊर्जा संकट को सुलझाने के लिए 10 नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही शॉर्टकट हम इंसानी शरीर के साथ भी कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हेल्थ सेक्शन में सेमाग्लूटाइड और ऐसी ही नई पीढ़ी के GLP-1 दवाओं की चर्चा है। हाँ, वजन कम करने की जादुई दवाएं। राइट, एक इंजेक्शन और वजन गायब। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान एक फेक फ्यूल गेज की तरह काम करता है। जैसे कार में पेट्रोल खत्म हो रहा हो लेकिन मीटर फुल दिखाए। ये दवाएं शरीर के एक हार्मोन की नकल करती हैं और दिमाग को झूठा सिग्नल देती हैं कि पेट भरा हुआ है। तो इससे पाचन धीमा हो जाता है और भूख लगनी बंद हो जाती है। बिल्कुल, और इंसान का वजन तेजी से गिरने लगता है। तो अगर दिमाग बेवकूफ बन भी रहा है और वजन कम हो रहा है तो इसमें नुकसान क्या है?
नुकसान इस तेज गिरावट के तरीके में है। जब आप इतनी तेजी से वजन घटाते हैं तो शरीर सिर्फ फैट नहीं जलाता, बल्कि मांसपेशियों को भी खाने लगता है। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। ओहो, मतलब शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। हाँ, दूसरा, इसके लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल प्रभाव सामने आ रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, और सबसे खतरनाक बात, जैसे ही दवा छोड़ेंगे भूख वापस आएगी और वजन फिर बढ़ जाएगा। यानी आप एक लाइफ टाइम डिपेंडेंसी का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। शरीर के साथ शॉर्टकट का भारी टैक्स है। और ठीक यही बात हमारी धरती के स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। चलिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वायनाड लैंडस्लाइड की रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। बहुत ही दुखद दृश्य है वहां के। हाँ, 5 दिन बाद भी मलबे से शव निकाले जा रहे हैं। जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ बारिश को दोष देना बेमानी है। पूरी तरह बेमानी है। ये एक प्राकृतिक घटना से ज्यादा एक संस्थागत विफलता यानी इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। हमें पश्चिमी घाट की टोपोग्राफी को समझना होगा। ये दुनिया के सबसे संवेदनशील इकोलॉजिकल जोन्स में से एक है। माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट्स ने भी तो सालों पहले यही चेतावनी दी थी ना? जी, पुंज रिपोर्ट्स ने स्पष्ट कहा था कि यहाँ भारी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप पहाड़ों से जंगल काटते हैं तो पेड़ों की गहरी जड़ें जो मिट्टी को बांध कर रखती हैं वो खत्म हो जाती हैं और फिर वहां रिजॉर्ट्स या सड़कें बनती हैं, जिससे पानी का नेचुरल रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सही कहा। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है। जब कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो ढलान की कमजोर मिट्टी उसे सोख नहीं पाती, वो सुपर सैचुरेटेड हो जाती है और उसका घर्षण या फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और फिर पूरा का पूरा पहाड़ मलबे के रूप में नीचे आ गिरता है। ये सच में इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन की भारी अनदेखी का परिणाम है। अब इसी अनदेखी और सामाजिक सोच को हम सोशल जस्टिस सेगमेंट में देखते हैं। स्किन लाइटनिंग क्रीम्स वाली रिपोर्ट। जी, इंडियन एक्सप्रेस की हेल्थ रिपोर्ट। गोरा दिखने की हमारी सामाजिक दीवानगी एक तरफ, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि ये फेयरनेस क्रीम्स मेडिकल रूप से जहर हैं। क्या ये सच में इतनी खतरनाक है? जी हाँ, और इसका विज्ञान बहुत सीधा लेकिन खतरनाक है। तेजी से गोरापन लाने के लिए इन क्रीम्स के असंगठित बाजार वाले वर्जन्स में भारी मात्रा में पारा यानी मरकरी डाला जाता है। मर्क्यूरी? ये तो बहुत टॉक्सिक होता है। बिल्कुल, ये पारा त्वचा के मेलेनिन को ब्लॉक कर देता है। इंसान गोरा तो दिखने लगता है, लेकिन ये पारा त्वचा के जरिए सीधे खून में मिल जाता है। और फिर ये अंदर जाके क्या डैमेज करता है? ये मुख्य रूप से नेफ्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब किडनी और दिमाग के नर्वस सिस्टम को तबाह करने वाला। मात्र 10 से 15 दिनों के इस्तेमाल से किडनी डैमेज के लक्षण शुरू हो सकते हैं। बाप रे! पर क्या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट इसे रोकता नहीं है? उस एक्ट के तहत कॉस्मेटिक्स में पारे पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन रेगुलेशन की कमी के कारण ये एक बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। हमारी सामाजिक सोच हमारे स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। इसी सामाजिक और जनसांख्यिकीय सोच से जुड़ा एक बहुत अहम एडिटोरियल भी आज मौजूद है। एडिटोरियल टाइटल: पॉपुलेशन स्पेक्टर्स डू हार्म, मैनेजिंग डेमोग्राफिक चेंज इज द चैलेंज। न्यूज़पेपर नेम: द इंडियन एक्सप्रेस। ये काफी अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, भारत में तो हम हमेशा अपनी आबादी को ताकत बताते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन ये एडिटोरियल कह रहा है कि असली चुनौती कुछ और है। जी, इसका मुख्य तर्क ये है कि जनसंख्या विस्फोट का भूत अब पीछे छूट चुका है। भारत का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल के करीब या उससे भी नीचे आ गया है। अब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। पर अगर आबादी कंट्रोल में आ रही है तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। फिर हम इस डिविडेंड का फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि हमारी आबादी अब धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर यानी एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही है। दक्षिणी राज्यों में ये असर पहले ही दिखने लगा है। चुनौती ये है कि अगर युवाओं को सही शिक्षा और रोजगार नहीं मिला तो ये डिविडेंड जल्द ही डिजास्टर बन जाएगा। एग्जैक्टली। जब बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी तो हेल्थ केयर, पेंशन और जीरियाट्रिक केयर का बुनियादी ढांचा कहाँ से आएगा? इसके अलावा इस एडिटोरियल ने एक बहुत जरूरी बिंदु उठाया है। वो क्या? जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जो डर का माहौल बनाया जाता है, उसमें अक्सर महिलाओं के शरीर और उनके प्रजनन अधिकारों को राजनीतिक टूल बना दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल, ये मानवाधिकार और नीति निर्माण का बहुत ही नाजुक पहलू है, और इसी तरह का नाजुक संतुलन हमें अपने आखिरी सेगमेंट सिक्योरिटी और खासकर इंटरनल सिक्योरिटी में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर वाले मामले में? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर में 3 पब्लिशर्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अलगाववादियों का महिमा मंडन करने वाली किताबें छापी हैं।
एक नज़र में तो ये कानून व्यवस्था का सीधा मामला लगता है। अगर हम जीएस पेपर 3 के नजरिए से देखें तो ये रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपंथ की एक बहुत ही प्रासंगिक केस स्टडी है। हम अक्सर कट्टरपंथ को सिर्फ हथियारों और इंटरनेट से जोड़ते हैं। सही बात है। लेकिन विचारों और साहित्य के जरिए होने वाला आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन बहुत खामोशी से काम करता है। लेकिन जब भी ऐसी गिरफ्तारी होती है तो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाम नेशनल सिक्योरिटी की बहस शुरू हो जाती है। एक प्रकाशक कह सकता है कि उसने तो सिर्फ किताब छापी है। और यहीं पर एक प्रशासक को निष्पक्ष संतुलन साधना होता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन 19(2) उसी पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है, खासकर राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा के मामले में, राइट? ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हिंसा भड़काने वाले नैरेटिव्स को रोके, लेकिन साथ ही न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो ये तय करे कि इन कठोर कानूनों का दुरुपयोग असहमति दबाने के लिए ना हो। बिल्कुल। चलिए, विचारों के इस मंथन से अब फटाफट अपने रिवीजन टूल किट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज की इस गहन चर्चा से क्या अहम तथ्य निकलते हैं, ताकि एग्जाम हॉल तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे। सबसे पहले प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, हीलियम। ये एक अक्रिय गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट यूनिवर्स में सबसे कम है। इसका क्रिटिकल उपयोग एमआरआई मशीनों के मैग्नेट्स को ठंडा करने और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में होता है। और चीन ने इस पर नया एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2, सेमाग्लूटाइड या GLP-1 ये एक हार्मोन नकल करने वाली दवा है जो पेट भरे होने का झूठा सिग्नल देकर वजन कम करती है। इसके साइड इफेक्ट्स में सार्कोपेनिया शामिल है, यानी मांसपेशियों का कम होना। और तीसरा फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, एरेंडल 1 ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित होने वाला एक स्पेस मिरर प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य रात में भी सोलर फार्म्स को रोशनी देना है, लेकिन ये भारी लाइट पोल्यूशन पैदा कर सकता है। परफेक्ट। अब 1 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो उम्मीदवार सच में रैंक लाना चाहते हैं वे इसका उत्तर फ्रेम करने की कोशिश जरूर करें। आज का सवाल जीएस पेपर 2 और 3 के लिए है। What are the strategic and geopolitical implications of China's dominance and subsequent export controls over critical elements like helium? Discuss its impact on India's technological ambitions. यानी हीलियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर चीन के प्रभुत्व और उसके निर्यात नियंत्रण के रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। बहुत ही अच्छा सवाल है ये प्रैक्टिस के लिए। और अब बारी है हमारे रैपिड फायर क्विज की। जवाब अपने दिमाग में सोचें या सीधे कमेंट्स में लिखें। सवाल 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किन 2 प्रमुख जल निकायों को जोड़ता है? ये हमने अभी डिस्कस किया था। सवाल 2, स्वीबेंच का संबंध मुख्य रूप से किस उभरती हुई तकनीक के मूल्यांकन से है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। तो इस पूरे सेशन के की टेकअवेज क्या रहे? 3 मुख्य टेकअवेज हैं। पहला, ग्लोबल कूटनीति अब सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है। सप्लाई चेन वेपनाइजेशन उसका नया हथियार है, जैसे हीलियम का बैन। राइट। दूसरा, तकनीकी महत्वाकांक्षाओं जैसे AI का ऑटोनॉमस होना या स्पेस में शीशे लगाना, इनके साथ एथिकल और इकोलॉजिकल संतुलन बिठाना बेहद जरूरी है। और तीसरा टेकअवे? तीसरा, चाहे अनियोजित विकास से धड़कते पहाड़ हो या गोरेपन के लिए किडनी डैमेज करती क्रीम्स, शॉर्टकट की कीमत हमेशा भारी होती है। बिल्कुल सही कहा। और सेशन खत्म करने से पहले एक विचार जो मैं उम्मीदवारों के साथ छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि इंसान अंतरिक्ष में विशाल शीशे लगाकर रात को दिन बनाने की अभूतपूर्व तकनीक विकसित कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी जमीन पर इंसान आज भी त्वचा के रंग और जातियों के आधार पर बटा हुआ है और सिर्फ एक खास रंग पाने के लिए पारे जैसा जहर लगा रहा है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी तकनीकी प्रगति वास्तव में हमारी सामाजिक और मानवीय प्रगति के साथ चल पा रही है? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। सभी उम्मीदवार इस सवाल पर विचार जरूर करें। यूपीएससी का यह सफर मैराथन की तरह है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उम्मीदवारों की निरंतरता ही उन्हें मंजिल तक ले जाएगी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी सबसे अहम है। तो अगर आज के इस डीप डाइव ने तैयारी में कोई वैल्यू जोड़ी है तो सुन लो, यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे बाकी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और अहम मुद्दों की गहराई नापते हुए। तब तक सभी उम्मीदवार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।